छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ देखेंगे जिसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। यह जो पाठ है यह अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष में जो भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी अंतर्जाल के बारे में कहा है या अंतर्जाल के बारे में जो कि कुछ यान अंतर्जाल में भेजे जाते हैं उसके बारे में यह जो है यह पाठ है। और यह जो पाठ है यह इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति भी थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और मृत्यु 27 जुलाई 2000। और इस पाठ के माध्यम से आपको तो अंतर्जाल की जानकारी भी देने का प्रयास किया गया है। इनकी रचनाएं जो है अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखन में अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। देखो, इस पाठ में हमारा जो यान है अग्नि, इसके प्रक्षेपण करते समय जो कुछ भी कठिनाइयाँ आई थी उस कठिनाइयों के बारे में यह पाठ हमें दिया गया है। और इस पाठ के माध्यम से हमें जानकारी देने का प्रयास किया है कि अंतर्जाल में क्या होता है। आपको क्या करना है कि आपको आपके नोटबुक में अंतर्जाल के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों और उनके कार्यों की सूची बनानी है। और एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी करना है। आपको प्रेरित करना होगा या आपको उनकी जीवनी भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, देखो अब हम पाठ को देखेंगे। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का पूरा काम होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं प्राप्त की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लैक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। देखो, यहाँ पर जो पृथ्वी उपग्रह है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि यह जो उपग्रह है यह 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। और यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। मतलब हमारे देश के इतिहास में यह जो घटना है वह बहुत महत्वपूर्ण थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में या आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्योग ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में तोड़ दिया था। इसका मतलब है कि भारत ने यह जो प्रक्षेपक है इसकी उड़ान होने के बाद हमारे देश की जो मिसाइल है इसके बारे में यह भारत को कुछ ऐसे राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था जो कि बहुत अंतरिक्ष में बहुत सारे प्रयोग करते थे। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप में ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक
अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते थे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी और सारी गतिविधियां तय कार्यक्रमों के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने जो सदमे और शोक की हालत में थे। अब यह सदमे और शोक की हालत में क्यों थे? क्योंकि जो उड़ान होने वाली थी पृथ्वी इस यान की, यह उड़ान कुछ कारणों से नहीं हो सकती थी। और उसके बाद सभी जो है, यह जो टीम है, यह टीम एक शोक में थी, सदमे में थी कि यह बहुत सारी इतनी सारी जो मेहनत की थी, यह मेहनत अब मेहनत को पूर्णत्व नहीं मिल रहा था। तो आगे देखो, मैंने इस LV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई थी। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसके 1-2 हफ्तों के काम से सुधार न जा सके। इस विवरण ने इन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखो यहाँ पर यह जो APJ अब्दुल कलाम जी है, इन्होंने उनका एक यान बनाया था और यह यान जो है वह प्रक्षेपित करने के बाद समुद्र में खोकर गिर गया था। वह बाद में मिला, लेकिन इन्होंने यह जो टीम है, इस टीम को एक बहुत सारा एक टीम को अच्छी तरह से बताया है कि मेरा आपका जो यान है वह आपके सामने है। मेरा जो यान था वह मेरे सामने ही समुद्र में डूब गया था। तो उसके बाद यह जो टीम है, यह टीम हादसे से बाहर आई और अपना अपना काम करने लगी। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DLRCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। क्या संबोधित किया है? देखो, बहुत मुश्किल से ही हमें किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। ऐसा संबोधन APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने इन वैज्ञानिकों को किया है और अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 सेकंड में अंतर्जाल में उनकी बाढ़ सी आई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से
टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला ही अग्नि परीक्षा से गुजरते थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा था। देखो, यहाँ पर एक आपको वेबसाइट दी गई है www.isro.government.in। इस पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको किस तरह इस यान का प्रक्षेपण है यह दिखाई देगा। आपको क्या करना है कि इस पाठ के माध्यम से आपको क्या करना है कि अंतर्जाल के जो वैज्ञानिक हैं उनके कार्य की सूची बनानी है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है और YouTube पर या गूगल पर जाकर आपको यान किस तरह से उड़ान भरता है यह भी आपको देखना है। देखो, यह पाठ हमने देख लिया है। इसके माध्यम से हमने जो अंतर्जाल है उसकी अंतर्जाल के वैज्ञानिकों की सूची बनाना है और वह कौन सा कार्य करते हैं यह कार्य भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। इसके बाद का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।